आज हम पादप प्रारूपों में विविधता की बात करेंगे कि पादप कितने प्रारूपों में पाए जाते हैं। 3 प्रारूप प्रमुख हैं इसके। पहला है शाक यानी हर्ब, दूसरा है झाड़ी यानी श्रब और तीसरा है वृक्ष यानी ट्री। अब शाक से क्या मतलब है? अब शाक से क्या तात्पर्य है? शाक का मतलब होता है हर्बेशियस पौधे, यानी ये पौधे कोमल होते हैं, सॉफ्ट पादप होते हैं, जिनके वायवीय भाग मतलब एरियल भाग जो होते हैं, जो ज़मीन से ऊपर निकले रहते हैं, वो काष्ठीय नहीं होते। ये सामान्यतः कुछ समय तक जीवित रहते हैं और अधिक आकार ग्रहण नहीं कर पाते। इनका जीवन काल बहुत ज़्यादा नहीं होता है। जैसे गेहूँ है, प्याज है, चना है, ये सब हर्बेशियस प्लांट है। इसके बाद आता है झाड़ी। अब झाड़ी से क्या तात्पर्य है? इसको इंग्लिश में हम श्रब भी कहते हैं। श्रब जो होते हैं ज़्यादातर वो पेरिनियल होते हैं, मतलब बहुवर्षीय होते हैं और काष्ठीय पादप होते हैं। इनकी लंबाई करीब करीब 30 फुट से अधिक नहीं होती है। ये भूमि से ऊपर मुख्य स्तंभ नहीं बनाते हैं। क्या होता है, भूमि के निकट से ही शाखाएं निकलनी शुरू हो जाती हैं और ये शाखाएं ऊपर जाके एक गोल सा स्ट्रक्चर बना लेती है। इसको हम झाड़ी का रूप कहते हैं। एग्जाम्पल है इसका गुड़हल, है ना, और कनेर, ये सब इसके एग्जाम्पल है। तीसरा है वृक्ष। वृक्ष से क्या तात्पर्य? जैसा आप नाम से देख रहे हैं, वृक्ष का अर्थ है बड़ा पौधा, बड़ा पेड़। तो जो वृक्ष है इसको हम कैसे कहते हैं कि एकल तना होता है इनका वृक्ष का, और ये पादप बहुवर्षीय होते हैं लेकिन झाड़ी से बड़े होते हैं और कठोर और काष्ठीय होते हैं। जैसे बड़े बड़े वृक्ष अपने गुलमोहर है या पीपल है या बरगद है, ये सब वृक्ष की श्रेणी में आते हैं। वृक्ष में निम्न प्रकार के प्ररोप पाए जाते हैं। कौन कौन से? पहला है अशाखित, दूसरा है बहिवर्दी, तीसरा है लीनाक्ष और चौथा है संधि स्तंभ। ये 4 प्रकार के, मतलब वृक्षों को 4 प्रकार के प्रभावों के हिसाब से, उनके टहनियों शाखाओं के हिसाब से 4 प्रकार की संरचना में बांटा गया है। अब हम पहले की बात करते हैं। पहला है अशाखित, जिसको हम कॉर्डेक्स भी कहते हैं। कॉर्डेक्स में क्या होता है? इसका तना जो होता है वो अशाखित, जैसा आप नाम से देख रहे हैं, तना अशाखित होता है और दृढ़ होता है और बेलनाकार और सीधा होता है, बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर तक जाता है और इसके शीर्ष पे, मतलब स्टेम के शीर्ष पे जाके ऊपर पत्तियों का गुच्छा निकलता है। इसका एग्जाम्पल है खजूर, ताड़, नारियल। जैसे आपने खजूर के पेड़ देखे होंगे, पॉज कर दिए। ये जो आपको दिख रहा है ये कॉर्डेक्स टाइप के वृक्ष का डायग्राम है। ये खजूर का पेड़ है, जिसमें आप देख रहे हैं तना एकदम अशाखित सीधा ऊपर गया और ऊपर जाके पत्तियों का गुच्छा निकला। तो इसको हम कॉर्डेक्स वृक्ष की संज्ञा देते हैं। दूसरा प्रकार है बहिवर्दी, यानी उसको हम इंग्लिश में एक्स करेंट भी कहते हैं। ये क्या पेड़ होते हैं? एक्स का तात्पर्य है कि जब मुख्य अक्ष निरंतर वृद्धि करता जाए, मुख्य अक्ष निरंतर वृद्धि करता जाए और पार्श्व शाखाएं जो साइड से निकलती हैं वो नियमित रूप से निकलकर वृक्ष को कैसी आकृति दे? शंकुकार आकृति। शंकुकार मतलब शंकुनुमा, जिसमें नीचे चौड़े हों और ऊपर पतली होती जाएं। इसका एग्जाम्पल है, मैंने लिखा भी हुआ है, पाइनस। तो अब आप ये पाइनस जो है ये बहिवर्दी पौधे का उदाहरण है। जैसे इस डायग्राम में हम देख रहे हैं, ये बहिवर्दी पौधे का उदाहरण है। इसमें स्तंभ ऊपर जाता है और जो शाखाएं निकलती हैं उसमें देखो आप, नीचे चौड़ी हैं और ऊपर ये छोटी होती गई हैं। तो ये शेप जो आ गई, कैसी आ गई? कोनिकल शेप। तो कोनिकल शेप वाला जो है और प्ररोप का जो प्रकार है उसको हम कहते हैं बहिवर्दी या एक्स करेंट। तीसरा प्रकार है लीनाक्ष। लीनाक्ष का क्या तात्पर्य है? लीनाक्ष का अर्थ, उसका लीनाक्ष का तात्पर्य ये होता है कि जब पार्श्व शाखाएं, मतलब साइड से निकलने वाली शाखाएं मुख्य अक्ष से अधिक वृद्धि करके, मतलब मुख्य अक्ष तो छोटी सी हो और पार्श्व शाखा की लंबाई ज्यादा हो जाए, वृक्ष को गोलाकार या विस्तृत आकार प्रदान कर दें, तो उसको हम कहते हैं लीनाक्ष। इसका एग्जाम्पल है आम, बरगद, पीपल इत्यादि। देखिए इसमें आप देखिए ये स्टेम छोटा सा यहाँ तक आया और उसके बाद जो शाखाएं निकल रही हैं ढेरों, ये उन पर खूब सारे, ये सब उसकी शाखाओं के ऊपर पत्तियां लगी हैं ढेरों। तो ये जो पत्तियां ढेर सारी लगी इसने गोलाकार आकार प्रदान कर दिया और मुख्य अक्ष छोटी रह गई तो ये बड़ी हो गई। तो इस तरह से जो गोलाकार आकार प्रदान हुआ, इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम लीनाक्ष कहते हैं। चौथा प्रकार है संधि स्तंभ, यानी
इसको हम अंग्रेजी में कल्म्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कल्म्स। इनमें क्या होता है, जिनमें ये जो पादप के अंदर ये वाला स्ट्रक्चर पाया जाता है संधि स्तंभ का, उस पादपों में क्या होता है, नोड और इंटरनोड स्पष्ट होते हैं, बिल्कुल क्लियर, ये नोड है और ये इंटरनोड है। जबकि आपने देखा होगा पहले डायग्राम कॉर्डेक्स का दिखाया या लीनियर, उसमें नोड इंटरनोड नहीं दिखाई देते, इसमें क्लियर इंटरनोड और नोड हमको दिखाई देते हैं। ये पर्व जो होते हैं सामान्यतः खोखले होते हैं, इनके जो पर्व होते हैं, पर्व मतलब बीच के हिस्से, संधि नहीं, पर्व, वो खोखले होते हैं। और ये पादप ग्रासेस होती हैं जो शाक, श्रुप और वृक्षों से अलग होती हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है बांस। क्या उदाहरण है? बांस। देखिए इस डायग्राम आप देखिए, ये सीधे गई हैं लाइनें, ये सारे स्टेम्स हैं, इन पर नोड इंटरनोड दिखाई दे रहे हैं। डॉटेड जो है नोड है और बीच के जो है स्थान वो इंटरनोड है। तो ये जो है बांस है। तो इस तरह से ये कल्म्स होती हैं, इसमें पर्व संधि और संधि स्पष्ट रूप से होती है। इस तरह के जो स्तंभ होते हैं उनको हम संधि स्तंभ भी कहते हैं। अब हम तनों की प्रकृति के आधार पर, तनों की क्या प्रकृति है उसके आधार पर हम पादप में विविधता पढ़ेंगे। पहला है दुर्बल स्तंभ युक्त पादप। फर्स्ट है दुर्बल स्तंभ युक्त पादप, मतलब तने की क्या प्रकृति है, स्तंभ की बात हो रही है तो तने की प्रकृति होगी। तो दुर्बल स्तंभ युक्त पादप जो है वो कई प्रकार का, उसमें पहला है अनुसर्पी अथवा घिसटने वाले पादप। ठीक है, पहले बात दुर्बल स्तंभ से क्या मतलब है, स्तंभ के दुर्बल, लंबा, पतला होने के कारण ये पादप सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं। तने की इस प्रकृति के आधार पर हमने इसकी कई टाइप बनाई। तो पहली टाइप है अनुसर्पी अथवा घिसटने वाले पादप। पहले वाला जो है अनुसर्पी, ये एक दुर्बल स्तंभ युक्त पादप होते हैं और भूमि पर रेंग कर चलते हैं, लेकिन इनकी जो पर्व संधियां होती हैं उससे जड़ें नहीं निकलती। ये 3 प्रकार के हैं। पहला है भूशाई। भूशाई का अर्थ है ये दुर्बल स्तंभ पूर्ण रूप में भूमि पर ही रेंगता है, इसका एग्जाम्पल है आइपोमिया। दूसरा है अवरोही। अवरोही का अर्थ है भूशाई तना भूमि पर कुछ दूर चलने के बाद ऊपर उठने की कोशिश करता है, यानी यूँ चला भूमि पर थोड़ा, फिर आगे से ऊपर उठने की कोशिश करता है। तो इस तरह से इसको हम कहते हैं, इसका एग्जाम्पल है ट्राइडेक्स, प्रोकम्बेंस। तीसरा है डिफ्यूज। डिफ्यूज का अर्थ है ये तने दुर्बल होते हैं, अनुसर्पी स्तंभ होते हैं, इनकी शाखाएं भूमि पर चारों ओर फैल जाती हैं। जड़ें तो फिर भी नहीं निकलेंगी, लेकिन मतलब जड़ें कहाँ, पर्व संधि से नहीं निकलेंगी। वैसे जड़ तो होती है, पर्व संधि से जड़ें नहीं निकलती। दुर्बल अनुसर्पी स्तंभ होता है ये वाला, जिसकी जड़ें चारों ओर फैल जाती हैं, उसे हम डिफ्यूज स्तंभ कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है बोराविया। आजकल बोराविया बरसात के दिनों में बहुत लगा मिलता है मैदानों के अंदर। ठीक है, तो ये 3 प्रकार हो गए। किसके प्रकार हैं 3? दुर्बल स्तंभ युक्त पादप में जो पहला था अनुसर्पी अथवा घिसटने वाले पादप के 3 एग्जाम्पल हो गए। दुर्बल स्तंभ युक्त पादप में दूसरा प्रकार है क्रीपिंग, मतलब रेंगने वाले, इसको हम विसर्पी भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है सबसे अच्छा साइनोडॉन डेक्टाइलस, यानी दूब जिसे हम कहते हैं। दूब विसर्पी दुर्बल स्तंभ का एक बहुत अच्छा उदाहरण होता है। तीसरा दुर्बल स्तंभ का जो प्रकार है वो है आरोही। अब आरोही में कई प्रकार है, जैसे पहले के 3 प्रकार थे ऐसे इसके कई प्रकार हैं। तो आरोही स्तंभ का मतलब क्या होता है कि ऐसे स्तंभ दुर्बल तो हैं लेकिन किसी पे चढ़ते हैं, जमीन पर नहीं रहते, किसी पे चढ़ते हैं। अब इसके कई प्रकार हैं। तो इसमें पहला प्रकार है ट्विनर्स और स्टेम क्लाइंबर्स, जिसको हम स्तंभ आरोही तना भी कहते हैं या स्तंभ आरोही लता भी कहते हैं। यह पादप अपने दुर्बल तने की सहायता से किसी दूसरे पादप पर या किसी आधार पर कुंडलित होकर लिपट जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है, मैंने आपको दिखाया इसके अंदर, आइपोमिया क्वामोइली। ठीक है, दूसरा जो उदाहरण है आरोही में वो है कठलता। कठलता का क्या मतलब है, ये जो कठलताएं होती हैं, ये कठलताएं लंबे काष्ठीय बहुवर्षीय स्तंभ वाले आरोही पादप होते हैं। मतलब इनके जो स्तंभ है वो काष्ठीय होता है और कई साल चलता है, कई साल पेड़ रहते हैं और ये आरोही हैं, लेकिन जो सघन वनों में पाए जाने वाले वृक्षों के चारों ओर लिपट कर पेड़ की चोटी तक पहुंच जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है कठलता का बहुनिया बहली। ठीक है, कठलता है, मतलब क्यों कठलता कहते हैं, क्योंकि इसका जो स्टेम है काष्ठीय हो जाता है, लेकिन उसकी लंबाई इतनी होती है पेड़ की चोटी तक पहुंच जाते हैं कई बार वनों में। तीसरा है तंतु आरोही। तंतु आरोही जैसे नाम से आप तंतु निकलना, इसमें तंतु धागे समान पतले कुंडलित पाए जाते हैं। अग्रस्त एपिकल या कक्षत मतलब एक्सिलरी कलिकाओं से तंतु, जो कलिकाएं हैं वो तंतु में रूपांतरित हो जाती हैं और जैसे ही तंतु किसी आधार के सहारे, आधार से संपर्क में आते हैं तो उसके सहारे स्पर्श में आते ही इनका अग्रभाग तंतुओं का शीघ्र उस आधार के चारों ओर लिपट जाता है और उसकी सहायता से ऊपर चलते हैं।
एग्जाम्पल है अंगूर। अंगूर की बेल आपने कहीं देखी होगी, तो अंगूर इस तरह अपने तंतु से चढ़ता है ऊपर किसी भी आधार पर। फिर उसके बाद है मूल आरोही। मूल आरोही का मतलब है रूट से चढ़ने वाले। मूल आरोही वो पादप हैं जो नोड्स, उन पादपों की जो नोड्स होती हैं, पर्व संधि, उनसे कुछ अप्रस्थानिक जड़ें निकलती हैं और अप्रस्थानिक जड़ें चिपक चिपक के किसी आधार पर इसको चढ़ाती जाती हैं। इसका एग्जाम्पल है पाइपर बीटल, पान और पोथोस। आपने मनी प्लांट देखा ही होगा। मनी प्लांट अगर दीवार पर चढ़ता है, आपने देखा होगा कि जब दीवार पर मनी प्लांट चढ़ जाता है तो उसकी नोड से खूब सारी जड़ें निकलती हैं जो उसको दीवार पर चिपकाने का काम करती हैं। इस तरह पान में होता है। तो ये सब मूल आरोही हैं, अप्रस्थानिक जड़ों से ऊपर चढ़ते हैं किसी आधार पर, क्योंकि इनके स्तंभ जो हैं वो बहुत ही दुर्बल होते हैं। उसके बाद है हुक आरोही। हुक आरोही हुक होना चाहिए। हुक आरोही का मतलब है इसके पुष्प व्रंत पर्ण, मतलब पत्ती से या पुष्प व्रंत से या कभी पुष्पम से हुक जैसी संरचनाएं बनती हैं जो इस पादप को किसी आधार पर चढ़ने में सहायक होती हैं। इसका एग्जाम्पल है बिग्नोनिया अंगीसक्टाई। ठीक है। अब है पर्णारोही। पत्ती की सहायता से, जैसे नाम से आप देख रहे हैं, लीफ क्लाइंबर्स भी कहते हैं। इनमें क्या होता है, पत्ती जो होती है पर्ण तंतु के समान रूपांतरित हो जाता है और पादप को किसी आधार पर चढ़ाने में सहायक होता है। इसका एग्जाम्पल है आपका क्लीमेंटिस की कोई स्पीशीज। क्लीमेटिस की जो स्पीशीज है वो पर्ण आरोही होती है, पत्ती जो है उसको रूपांतरित होकर ऊपर चढ़ाने का काम करती है। फिर आते हैं रैम्बलर्स। रैम्बलर्स क्या होते हैं? रैम्बलर्स का मतलब है कि जो तने के वो होते हैं शिताग्र, प्रिकल्स, और कांटों की सहायता से, तने पे जो कांटे होते हैं या तने पे जो छोटे छोटे शिलाग्र होते हैं, प्रिकल्स होते हैं, छोटे छोटे कांटेनुमा संरचनाएं, उससे ही किसी आधार पर चढ़ जाते हैं अटक अटक के। इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा बोगनविलिया। बोगनविलिया आपने देखा हो, कांटे होते हैं, वो कांटे की सहायता से कहीं ना अटक किसी आधार पर आराम से चढ़ जाती है। फिर आता आसंजी आरोही। आसंजी आरोही का क्या मतलब है? आरोही का मतलब है चढ़ना और आसंजी का मतलब एडेसिव, चिपकने वाले। तो क्या होता है इन पौधों में कि इनकी जो तने होते हैं पादपों के, उनमें आसंजी यानी एडेसिव डिस्क पाई जाती है, चिपकने वाले डिस्क, और डिस्क की सहायता से ये पादप किसी भी आधार पर चिपक जाते हैं और इनकी वृद्धि सुचारू रूप से होती है। इसका एग्जाम्पल है एम्फेलेप्सिस वेची। ठीक है। तो इस तरह हमने आज पादपों की जो विविधताएं, कई प्रकार की विविधताएं देखी, आवास के आधार पर देखी, उसके बाद प्रारूपों में विविधता देखी और उसके बाद तने के आधार पर विविधता लास्ट में हमने देखी।